नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस क्लास में। पिछली क्लास में हम लोग एग्रीगेट एक्सेस डिमांड और डीविएशन डिमांड पे बात कर रहे थे कि भाई मैंने आपको ये बताया था कि एक्सेस डिमांड क्या होती है, डीविएशन डिमांड क्या होती है, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, और इनके कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको बता चुका था, ठीक है। इतनी बात हमारी लास्ट क्लास में हो चुकी थी। मैंने आपको ये कहा था कि भाई जब फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ जाता है तो वो सिचुएशन एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कहलाती है, और जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से एग्रीगेट डिमांड का लेवल नीचे गिर जाता है तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, डी एफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन कहलाती है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सेस डिमांड और डी एफिशिएंट डिमांड के कॉजेज क्या होते हैं, ठीक है, और इनको कॉम्बैट कैसे किया जा सकता है। दैट मीन्स वी हैव टू डिस्कस द कॉम्बैट मेजर्स रिलेटेड टू एक्सेस डिमांड एंड डी एफिशिएंट डिमांड। तो सबसे पहले तो हम बात करें कॉजेज की, कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, ठीक है। देखिए सबसे पहला कॉज जो होता है वो होता है आपका कंजम्पशन का बढ़ना, कंजम्पशन का इंक्रीज हो, ठीक है। जैसे ही इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ता है तो उससे इनकम का लेवल ऊपर जाता है, ठीक है। इनकम का लेवल ऊपर जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल ऊपर जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड का लेवल ऊपर जाने की वजह से आपके एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम जनरेट होती है। दूसरा कॉज होता है इन्वेस्टमेंट का बढ़ना। जैसे ही इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वैसे इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर इफेक्ट किसको इंक्रीज कर देता है, इनकम को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जैसे ही इनकम बढ़ती है तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल इंक्रीज होता है, और जैसे ही इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल इंक्रीज होगा वैसे ही इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। तीसरी चीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का इंक्रीज होना, ठीक है। जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी क्या करेगा, इफेक्ट अगेन किसको इंक्रीज कर देगा, इनकम को इंक्रीज कर देगा, और इनकम के इंक्रीज होते के साथ ही इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ने के कारण इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी, ठीक है। चौथा कॉज टैक्स पॉलिसी या गवर्नमेंट टैक्स रेट्स में क्या होना, डिक्रीज होना। स्पेशली देखिए जब इकोनॉमी में डायरेक्ट टैक्सेस घटाए जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इस तरह के टैक्सेस जब इकोनॉमी में घटाए जाते हैं तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम किसको बोला जाता है, डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जिसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। दैट मीन्स इनकम में से टैक्स घटाने के बाद जो इनकम बचती है वो क्या कहलाती है, डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। तो जैसे ही आपका टैक्स रेट रिड्यूस हुआ वैसे ही आपके डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही आपकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। पांचवा कॉज होता है लिबरल क्रेडिट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। देखिए जब देखिए दो तरह की पॉलिसीज होती है सेंट्रल बैंक की, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी और स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी उसको बोला जाता है जिस पॉलिसी में सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्ट इकोनॉमी में क्रेडिट के फ्लो को बढ़ाने का होता है, ठीक है। तो जब इकोनॉमी में क्रेडिट के फ्लो को बढ़ाने के लिए लिबरल क्रेडिट पॉलिसी यूज की जाएगी सेंट्रल बैंक के थ्रू, तो इकोनॉमी में क्रेडिट का फ्लो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब क्रेडिट का फ्लो इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि लोग क्या लेंगे, लोन लेंगे तो उसको क्या करेंगे, या तो कंज्यूम करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। दोनों ही सूरतों में क्या होता है, कंजम्पशन और इनकम बढ़ेंगे तो आपका एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड का लेवल इंक्रीज होने की वजह से इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है,
ठीक है। तो ये 5 मोटे मोटे रीजंस हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी में या एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम जनरेट होती है। अब दूसरा रीजन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉजेस ऑफ डी एफिशिएंट डिमांड, ठीक है, कि डी एफिशिएंट डिमांड इकोनॉमी में क्यों जनरेट होती है। देखिए, जस्ट जो फैक्टर्स आपके एक्सेस डिमांड के रिस्पॉन्सिबल हैं, वही फैक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर दें तो वो क्या बन जाते हैं, डी एफिशिएंट डिमांड के कॉजेस बन जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर का डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा तो इकोनॉमी में इनकम का लेवल घटेगा। जब इनकम का लेवल घटेगा तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसके डिक्रीज होने की वजह से डी एफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी, ठीक। दूसरा कॉज, इन्वेस्टमेंट का डिक्रीज होगा। जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर इफेक्ट किसको डिक्रीज करता है, इनकम को डिक्रीज करता है। जब इकोनॉमी में इनकम डिक्रीज होती है तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल नीचे जाता है, और एग्रीगेट डिमांड का लेवल नीचे जाने की वजह से इकोनॉमी में डी एफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, ठीक है। थर्ड हमने कहा इन्वेस्टमेंट का डिक्रीज, सॉरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का डिक्रीज होना, ठीक है। जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा तो इसका भी मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करेगा, और वो मल्टीप्लायर इफेक्ट किसको डिक्रीज कर देगा, इनकम को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। इनकम को डिक्रीज करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट इनकम को डिक्रीज करेगा, नतीजा एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगी और इकोनॉमी में डी एफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। चौथा रीजन, टैक्स रेट्स का बढ़ना। देखो, जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट टैक्स रेट्स बढ़ा देती है तो बट नेचुरल सी बात है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होगी तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल नीचे चला जाएगा, और जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल नीचे चला जाएगा तो इकोनॉमी में डी एफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। पांचवा कॉज, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। जब इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी अपनाता है, इट मीन्स उसका ऑब्जेक्ट क्रेडिट के फ्लो को क्या करने का होता है, डिक्रीज करने का होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर सेंट्रल बैंक क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट या बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को तो बैंक बढ़ा देगा सेंट्रल बैंक, और बैंकों की, कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इससे क्या होगा, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही क्रेडिट की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन एक्टिविटीज़ भी कम होंगी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ भी कम होंगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड का लेवल नीचे चला जाएगा, और नीचे जाने की वजह से आपकी इकोनॉमी में डी एफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो तरह के कारण होते हैं, एक्सेस डिमांड के अलग कारण हैं, डी एफिशिएंट डिमांड के अलग कारण हैं। तो यहाँ तक हमारी बात खत्म होती है कि भाई इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम क्यों जनरेट होती है और इकोनॉमी में डी एफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम क्यों जनरेट होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इनके कॉम्बैट मेजर्स पे कि एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम के साथ कैसे मुकाबला किया जाए और डी एफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम के साथ कैसे मुकाबला किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो तरह के मेजर्स काम में लेते हैं। मैं कह रहा हूँ अब हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बैट मेजर्स पढ़ रहे हैं। कॉम्बैट मेजर्स
कॉम्बैट मेजर्स दो तरह के होते हैं, वन आर कॉल्ड फिस्कल मेजर्स और दूसरे होते हैं मॉनेटरी मेजर्स। ठीक है, फिस्कल मेजर्स वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट अपनाती है अपनी बजट पॉलिसी में, ठीक है, और मॉनेटरी मेजर्स वो होते हैं जिनको सेंट्रल बैंक अपनाता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। ठीक है, ये तो कौन से हो गए? फिस्कल मेजर्स आर दोज मेजर्स विच आर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट in its budget policy, and monetary measures are those measures which are adopted by central bank in its monetary policy। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं? which are adopted by government, ठीक है, in budget। ठीक है, और ये कौन से हैं? which are adopted by सेंट्रल बैंक इन मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब हम इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा फिस्कल मेजर्स की। फिस्कल मेजर्स कौन से हैं? विच आर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट इन इट्स बजट पॉलिसी। तो इसमें मैं दो कॉलम बना रहा हूं। एक कॉलम में हम एक्सेस डिमांड के कॉम्बैट मेजर्स की बात करेंगे और दूसरे में हम डी एफिशिएंट डिमांड के कॉम्बैट मेजर्स की बात करेंगे। ठीक है, एक्सेस डिमांड की बात है। देखिए, फिस्कल मेजर्स में हम चार चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। ठीक, पहला होता है आपका दैट इज टैक्स, दूसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है पब्लिक डेब्ट और चौथा होता है टाइप ऑफ बजट। ठीक है, नंबर 1 टैक्स, नंबर 2 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नंबर 3 पब्लिक डेब्ट और नंबर 4 आपका टाइप ऑफ बजट। तो जब एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड के लेवल को नीचे लेके जाना। तो ऐसे केसेस में क्या करती है गवर्नमेंट? टैक्स रेट्स को क्या कर दिया जाता है? इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, स्पेशली कौन से टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाता है। जैसे ही इकोनॉमी में डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज किया जाता है वैसे ही इकोनॉमी में क्या हो जाता है? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। जैसे ही लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो उनका डिमांड का लेवल क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा, और डिमांड का लेवल नीचे जाने की वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड घटेगी, और एग्रीगेट डिमांड घटने से एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में मदद मिलती है। दूसरी बात, अगर डी एफिशिएंट डिमांड का केस है तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड के लेवल को इंक्रीज करना, मेरा नहीं, इनकेस गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल इंक्रीज हो, तो उस केस में टैक्स रेट्स को क्या कर दिया जाता है? रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे ही टैक्स रेट रिड्यूस होगी वैसे ही इकोनॉमी में लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो बट नेचुरल सी बात है इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा और इकोनॉमी में डी एफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकेगा। दूसरी बात आती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो, जब एक्सेस डिमांड का केस होता है जो सरकार अपने एक्सपेंडिचर को एज पॉसिबल एज क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्योंकि देखिए सरकार का बहुत एक्सपेंडिचर का एक बड़ा पार्ट अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर की फॉर्म में जाता है। तो जो लोगों की इनकम तो बढ़ाता है लेकिन इकोनॉमी में प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो इस तरह का जो एक्सपेंडिचर होता है सरकार इस तरह के एक्सपेंडिचर को एज पॉसिबल एज क्या करती है? डिक्रीज करती है। जैसे इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? उससे लोगों की इनकम का लेवल नीचे जाएगा। जब लोगों की इनकम का लेवल नीचे जाएगा तो उस केस में एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, और जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में मदद मिलती है। ऑन द अदर हैंड, जब डी एफिशिएंट डिमांड का केस होता है तो हमेशा इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है, और लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स के थ्रू पैसा सरकार देती है। तो जब लोगों को सरकार पैसा देगी तो सीधी सी बात है उनके अंदर परचेजिंग पावर डेवलप होगी।
परचेजिंग पावर जब उनके अंदर डेवलप होगी, बढ़ेगी उनकी परचेजिंग पावर, तो वो लोग इकोनॉमी में डिमांड का लेवल बढ़ाएंगे। जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल ऊपर चला जाएगा और डी एफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकेगा। ठीक है। तीसरी बात आती है फिर पब्लिक डेप्ट पे। पब्लिक डेप्ट क्या होता है? सरकार जो लोगों से लोन लेती है सिक्योरिटी सेल करके, वो पब्लिक डेप्ट कहलाता है। तो जब एक्सेस डिमांड का केस होता है तो सरकार क्या करती है? पब्लिक डेप्ट रिसीव करती है। ठीक है। तो इससे होता यह है कि लोगों का पैसे का फ्लो जो मार्केट की तरफ होता, वो फ्लो गवर्नमेंट की तरफ हो जाता है। तो वो फ्लो पैसा निकल करके, लोगों का पैसा निकल के कहाँ चला जाएगा? सरकार के पास चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट। सरकार, ये और बात है कि बाद में उनको इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? आपके पैसा निकल करके कहाँ चला जाएगा? सरकार के पास चला जाएगा। जब सरकार के पास पैसा चला जाएगा तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम या खर्च करने लायक पैसा कम बचेगा। कम बचेगा तो इकोनॉमी में डिमांड का लेवल नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकेगा। ठीक है। और जब डी एफिशिएंट डिमांड का केस होता है तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट होता है कि जितने भी पब्लिक डेप्ट लीवर हो उनको वापस पे किया जाए, ताकि लोगों के पास पैसा जाए। जब लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोगों के अंदर परचेजिंग पावर क्रिएट होगी। जब लोगों के अंदर परचेजिंग पावर क्रिएट होगी तो वो इकोनॉमी में डिमांड का लेवल क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। और जब लोग इकोनॉमी में डिमांड का लेवल इंक्रीज करेंगे तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कारण आपकी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम, डी एफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। चौथा होता है टाइप ऑफ बजट। हमेशा ध्यान रखिए, एक्सेस डिमांड के केस में या तो गवर्नमेंट सरप्लस का बजट बनाती है और या गवर्नमेंट बैलेंस बजट बनाती है। ठीक है। कभी भी इस सूरत में डेफिसिट का बजट नहीं बनाया जाता, क्योंकि डेफिसिट का बजट इकोनॉमी में मनी के फ्लो को बढ़ाता है। क्योंकि उसको पूरा करने के लिए, वो जो बजट में डेफिसिट बनाया गया है उसको पूरा करने के लिए हम या तो लोन लेते हैं, नई करेंसी छापते हैं। तो इससे क्या होता है? इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई हम या तो सरप्लस बजट बनाते हैं या बैलेंस बजट बनाया जाता है। और जब इकोनॉमी में डी एफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम होती है तो हमेशा डेफिसिट का बजट बनाया जाता है और मनी के फ्लो को बढ़ा करके डिमांड के लेवल को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गए आपके फिजिकल मेजर्स जिनके थ्रू सरकार क्या करती है? आपकी एक्सेस डिमांड और डी एफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज मॉनेटरी मेजर्स। मैंने कहा मेजर्स, तो मॉनेटरी मेजर्स कौन से हैं? विच आर अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक in its monetary policy। ठीक है, स्टॉप कर। तो मैंने कहा भाई मॉनेटरी मेजर्स कौन से हैं जिनको सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में अडॉप्ट करता है। तो जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का केस होता है तो इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक क्या करता है? स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है, पॉलिसी को यूज करता है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्रेडिट का फ्लो क्या किया जाता है? डिक्रीज करने की कोशिश की जाती है, ताकि इकोनॉमी में मनी की अवेलेबिलिटी कम होगी तो लोगों का एग्रीगेट डिमांड का लेवल नीचे जाएगा और एक्सेस डिमांड को सॉर्ट आउट किया जा सकेगा। तो इसके लिए सेंट्रल बैंक करता क्या है? CRR को इंक्रीज करता है, SLR को इंक्रीज करता है, बैंक रेट्स क्या की जाती हैं? इंक्रीज की जाती हैं, रेपो रेट्स को क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है, और रिवर्स रेपो रेट को भी क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है। इन सारी चीज़ों को इंक्रीज करके सेंट्रल बैंक या तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज करता है या बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को डिक्रीज करके इकोनॉमी में क्रेडिट के फ्लो को रिड्यूस करता है और इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने की कोशिश करता है। ऑन द अदर हैंड जब डिफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम होती है तो हमेशा क्या किया जाता है? लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी यूज की जाती है, जिसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि क्रेडिट के फ्लो को क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए। ठीक है, यानी कि बैंकों की लैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए
और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट अवेलेबल कराई जाए। इसका एग्जांपल आप नियर अभी देख सकते हैं कि आपकी रेपो रेट 4% तक आ चुकी है। तो उसका कारण क्या है कि अभी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है कि आपके लिए क्रेडिट के फ्लो को एज पॉसिबल एज क्या किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। तो क्रेडिट के फ्लो को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, CRR को डिक्रीज़ करेंगे, SLR को डिक्रीज़ करेंगे, बैंक रेट को क्या किया जाएगा, डिक्रीज़ किया जाएगा, रेपो रेट भी क्या कर दी जाएगी, डिक्रीज़ कर दी जाएगी, और रिवर्स रेपो रेट भी क्या कर दी जाएगी, डिक्रीज़ कर दी जाएगी। ठीक है, तो इन सारे तरीकों के थ्रू हम इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड और डी एफिशिएंट डिमांड को कॉम्बैट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।